एक बार एंगल सही कर लूँ, उसके बाद वीडियो की शुरुआत करते हैं। ऑल सेट, शेप वगैरह, लुक। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम गणेश है, प्रॉपर्टी ज्ञान में आपका स्वागत है। तो आज जो ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ, ये वीडियो है OCR और बजट रिलेटेड, और किस चीज़ों पे ये हम डिस्कस कर सकते हो तो मैंने ऑलरेडी सोचा था। OCR ओन सेल्फ कंट्रीब्यूशन जिसको बोलते हैं, कि खुद के जेब से कितना देना रहता है, कितना दे सकते करके। फिर जाके स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, GST और पोजीशन चार्जेस, ये सारी चीज़ें हैं। तो एक एक करके ये टॉपिक पर अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन और GST की। ये गवर्नमेंट टैक्सेस है जो हर एक बिल्डर के थ्रू पेमेंट होता है। ये कस्टमर पेमेंट करता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आज के टाइम में बहुत सारे ऑफर्स, स्कीम्स चला के, प्लान ऑफ पेमेंट चला के कस्टमर की बुकिंग लेने के लिए बिल्डर्स स्कीम्स निकालते हैं, प्लान्स निकालते हैं, जिसमें बोलते हैं कि सर आपको सिर्फ 5% देना है, बाकी चीज़ें में हम पे करेंगे। बट वैसा नहीं होता है। अभी इससे खुल के कहूँ तो इसमें ऐसा होता है कि बिल्डर पेमेंट आपसे ही लेता है। ये 5%, 10% जो पेमेंट लेता है बिल्डर आपसे, वो क्या करता है कि आपसे लेता है और उसके आपके बिहाफ पे वो पेमेंट करता है, आपके थ्रू ही पेमेंट करता है। कोई भी बिल्डर या कोई भी बिजनेसमैन अपने जेब से पैसे नहीं डालता है, नहीं तो वो आपके पॉकेट में ही लोड होने वाला है। सेकंड चीज़, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन और GST, ये तीनों चीज़ें ऑलरेडी गवर्नमेंट ने डिसाइड करके रखे हैं। लोकेशन टू लोकेशन ये डिफ़र होते हैं, लोकेशन टू लोकेशन स्टैम्प ड्यूटी डिफ़र होता है। रेस्ट ऑफ द ऑल आर सेटेड। जैसे कि स्टैम्प ड्यूटी 6% और 7% है। जो लोकेशन पे मेट्रो आने वाली है, मतलब कुछ सालों में आने वाली है, तो वहाँ पे 7% है। जहाँ पे अभी तक नहीं आई है वहाँ पे 6% है, क्योंकि वो 1% का जो पार्ट है वो एज अ मेट्रो सेस लिया जाता है। ठीक है, तो 6% और 7% इतना याद रखना। लोकेशन टू लोकेशन और डिफर होता है। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की। रजिस्ट्रेशन ये 1% और 30,000 विच एवर इज़ लेस। इसमें जैसे कि आपके एग्रीमेंट वैल्यू है, समझ लीजिए 40 लाख रुपीज़, तो उस पर 1% एप्लीकेबल नहीं होगा। उस पर क्या एप्लीकेबल होगा? 30,000। अगर आपके एग्रीमेंट वैल्यू 25 लाख है तो वहाँ पे 1% एप्लीकेबल होगा, 25,000। रजिस्ट्रेशन अमाउंट 30,000 के ऊपर नहीं लिया जा सकता, मैक्सिमम 30,000 या 1%, विच एवर इज लेस। अब बात करते हैं GST की। GST भी रेसिडेंशियल की बात करूँ तो 1% है और 5% है। इसमें भी कंडीशन सप्लाई ऐसे हैं कि अगर आपके एग्रीमेंट वैल्यू 45 लाख है तो उसमें आपको नहीं, लेस देन 45 लाख है तो आपको 1% चार्ज होगा। 45 एंड 45 अबव है तो 5% चार्ज होगा। तो ये रेसिडेंशियल में ऑलरेडी बताया गया है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल ले रहे हो तो ये जो स्लैब है, ये जो परसेंटेज है एप्लीकेबल होती है। इसके बाद अगर आप कमर्शियल वगैरह परचेस कर रहे हो तो वहाँ पे है 12% GST। ओके, अब बात कर लेते हैं कि इसमें से कौन से चीज़ें, अगर मैं रेडी टू मूव प्रॉपर्टी लेता हूँ जिसको उसी आ गई है, वो एप्लीकेबल नहीं होगा। एक्सेप्ट योर GST, सारी चीज़ें एप्लीकेबल होगी, सिर्फ GST एप्लीकेबल नहीं होती है। अगर आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी देखते हो जो रेडी टू मूव है, जिसकी उसी आ गई है, मतलब अभी करेंटली उसी आई है और आप ख़रीदने जा रहे हो, तो उसमें आपको GST नहीं लगने वाली है। ठीक है,
ये गवर्नमेंट टैक्सेस का पार्ट क्लियर हो गया। अब आते हैं हम OCR पे। OCR दोस्तों ये होता है कि जो अपने जेब से आपको एग्रीमेंट के अमाउंट में देना होता है। जैसे कि आपका एग्रीमेंट अमाउंट फॉर एग्जांपल 40 लाख रुपए हैं, तो इसमें समझिए कि आप बोलते हो कि मेरा लोन 36 लाख रुपीस हो जाएगा अप्रॉक्स और एक्यूरेट 90%। पे बैंक पे डिपेंड करता है कि वो कितने % फंडिंग करती होगी। कोई बैंक 80% देती है, कोई बैंक 90% देती है, कोई बैंक 95% देती है, कोई बैंक 98% भी देती है। ठीक है, तो एक कैलकुलेशन समझने के लिए चलो मैं मान लेता हूँ 80% और 20%। 80% बैंक देगी, 20% आपको देना है। ये जो 20% है, 20% जो कहा मैंने 40 लाख एग्रीमेंट अमाउंट है, अगर 80% बैंक दे रही है मतलब 32 लाख रुपीस बैंक दे रही है, तो ये 8 लाख रुपए प्लस स्टैम्प ड्यूटी प्लस रजिस्ट्रेशन प्लस GST ये आपको अपने जेब से देने हैं। तो ये हो गया आपका सेल्फ कंट्रीब्यूशन। तो जैसे कि अभी हम बजट कैसे डिसाइड करें, तो बजट बहुत सारे क्लाइंट्स जो कॉल्स करते हैं बोलते सर मेरा 40 लाख का बजट है, कुछ कहते हैं मेरा 50 लाख का बजट है। आते हैं साइट्स वगैरह पे, आते हैं देखते हैं प्रोजेक्ट, जब टेबल पे बैठते हैं डिस्कशन करते हैं तो बोलते सर मेरे पास कंट्रीब्यूशन 5 लाख रुपए हैं। बोले ठीक है चलो 5 लाख है, तो लोन एलिजिबिलिटी मैटर करता है। जैसे कि कोई बैंक 90% करती है, कोई 95% करती है, तो वैसे बैंक को हम अप्रोच करेंगे। बट सिनेरियो ऐसा होता है कि उनके पास 5 लाख रुपए हैं और उनकी सैलरी 40,000 है, तो उस सिचुएशन पे उनकी लोन एलिजिबिलिटी प्रोफाइल वाइज 25 लाख की ही बनती है। अगर 40,000 रुपये आपकी सैलरी है, आपकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं, कोई लोन नहीं चला, कोई डिफ़ॉल्ट नहीं किया, तो इन दैट केस आपकी जो लोन एलिजिबिलिटी बनती है, बैंक आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपके सैलरी के हिसाब से आपको 25 लाख तक की लोन ऑफर कर सकती है। तो उनके पास 5 लाख था, बैंक आपको 25 दे रही है, तो 30 लाख का ही बजट हुआ। तो कभी भी कहीं भी कैसे भी जाने से पहले एक बार अपनी लोन एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिए, तो उससे आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि आप क्या बजट में प्रॉपर्टी देखना चाहिए या क्या बजट तक आप अफोर्ड कर पाओगे जो प्रॉपर्टी के लिए आप सोच रहे हो। नहीं तो ऐसा हो जाएगा, आपने डिस्कशन कर लिया, प्रॉपर्टी फाइनल कर ली, सब कुछ कर लिया और आपकी लोन एलिजिबिलिटी उतनी नहीं है। ठीक है, तो ऐसे सब सीन में। और हाँ, एक तो बोलते हैं ना, रियलिटी चेक देना चाहूँगा जो भी मेरा वीडियो देख रहे होंगे, कि जो क्लाइंट्स पर्सनल लोन वगैरह लेके बैठे होंगे, तो प्लीज़ 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 हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, आप पर्सनल लोन डिफ़ॉल्ट ना करें। पहली चीज़, आप कोशिश करें उसको, अगर आप होम लोन लेने जा रहे हो तो उसके पहले क्लोज करके जाए, क्योंकि पर्सनल लोन एक ऐसा लोन है जो आपकी एलिजिबिलिटी को ख़त्म कर देता है। क्योंकि जब आप लोन के लिए जाते हो, होम लोन के लिए जाते हो, तो उस टाइम पे बैंकर सामने से कहता है कि सर मैं अभी तो सैंक्शन कर दे रहा हूँ, बट बाद में मतलब डिसबर्समेंट में जब आप लोन फाइल करवा लोगे, सब कुछ हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, डिसबर्समेंट का टाइम आएगा, वो कंडीशन डाल के देते हैं सैंक्शन लेटर में कि सर आपको ये डिसबर्समेंट के पहले क्लोज करना है और आपको NOC देना है। तो वो वहाँ तक रुकना ही नहीं है, उसके पहले ही ये सारी चीज़ें क्लियर कर लेनी है। तो जहाँ तक हो सके पर्सनल लोन अवॉइड कीजिए, क्योंकि पर्सनल लोन एक ऐसा लोन है जो आपकी एलिजिबिलिटी को ख़त्म करता है। हाँ, लेकिन सिबिल स्कोर काफ़ी अच्छा हो जाता है उसकी वजह से। नेक्स्ट, स्टैम्प गवर्नमेंट टैक्स एंड स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन हो गया, OCR क्लैरिटी मिल गई। तीसरा होता है आपका पोजेशन चार्जेस। अभी पोजेशन चार्जेस क्या होता है? पोजेशन चार्जेस एक ऐसी अमाउंट होती है जो आपको एट द एंड, मतलब बहुत सारे डेवलपर तो पहले, बहुत सारे नहीं, कुछ कम ही डेवलपर लेते हैं, बट फॉर सेफर साइड के लिए ऐसा करते होंगे, बट
बहुत सारे डेवलपर क्या करते हैं कि जब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, जब आपकी प्रॉपर्टी जैसे कि हम लोग ने डिस्कस किया था ये वीडियो में, OCR के रिगार्डिंग, स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग, ये 2 टॉपिक हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। लास्ट है पोजीशन चार्जेस। पोजीशन चार्जेस को लेके बहुत सारी कन्फ्यूजन चीज़ें होती है कि मतलब क्लाइंट्स पूछते हैं कि ये एक्चुअल है क्या। पोजीशन चार्जेस एट लास्ट जब हम की लेने जाते हैं, जब डेवलपर हमें सारी चीज़ें हैंड ओवर देता है, उस टाइम पे एक चार्जेस होता है जो उसमें सोसाइटी फॉर्मेशन के चार्जेस होते हैं और वाटर मीटर कनेक्शन के जो चार्जेस होते हैं वो उसमें इंक्लूडेड होते हैं। वो चार्जेस वो एट लास्ट में लेता है। तो इट्स सिंपल, इन अदर वर्ड्स बहुत सारी चीज़ें घुमा फिरा के कही जाती है। पोजीशन चार्जेस, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चार्जेस, देन योर डेवलपमेंट चार्जेस, ऐसे ये शब्द बोले जाते हैं। तो इट्स नथिंग बट एक सोसाइटी फॉर्मेशन के चार्जेस इंक्लूड होते हैं उसमें, और जो आपके वाटर मीटर कनेक्शन का पार्ट रहता है वो चार्जेस में रहते हैं। दैट्स इट। और इस वीडियो में मैंने 2 से 3 बातें कवर की है, जिसमें है OCR एक स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन GST का पार्ट है, और एक पोजीशन चार्जेस है। ये जो पार्ट है आपका कॉस्टिंग में हमेशा आपको दिखेगा। इन सिंपल इज़ दैट क्लियर कि ये सब टर्मिनोलॉजी को लेके आप कंफ्यूज मत होइए। क्लैरिटी आप ऑन टेबल हमेशा लीजिए। जब भी ब्रेकअप देता है, आप कॉस्ट शीट आपके टेबल पे आती है, तो उसकी बाइफर्केशंस आपको एक बार नोट डाउन कर लेनी चाहिए कि डेवलपर मेरे से किस किस चीज़ों के चार्जेस कब कब ले रहा है। यहाँ तक मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।